हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 कराया था, उसमें हमने आपको लगभग 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर कराए थे। आज की इस वीडियो में भी यहाँ पे हम लगभग 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एनुअल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ना केवल आपके एनुअल एग्जाम के लिए बल्कि आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है। तो इसके माध्यम से हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी की यदि हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसी स्त्री जो कि गर्भाधारण करने में योग्य नहीं होती, अर्थात ऐसी स्त्री जो कि गर्भाधारण नहीं कर सकती है, किसी कारणवश उसके अंदर सक्षम नहीं है वो स्त्री की, अगर वो गर्भाधारण नहीं कर सकती है तो ऐसी स्त्रियों के लिए ही टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक यानी कि परख नली शिशु तकनीक अपनाई जाती है। यानी ऐसी महिला जो कि गर्भाधारण करने में सक्षम नहीं होती हैं, अर्थात गर्भ को धारण करने में सक्षम नहीं है, ऐसी महिलाओं के अंदर ही इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इस तकनीक में किया क्या जाता है, सबसे पहले तो उस महिला को, जो महिला गर्भाधारण में अयोग्य है, उसके अंदर से हम करते क्या है कि देखिए परख नली शिशु तकनीक का उपयोग करते हैं और स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। यानी ऐसी महिला जो कि गर्भाधारण करने के योग्य नहीं है, उस महिला के अंडाणु को हम बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के पश्चात उसको हम क्या करते हैं, एक परख नली में लेते हैं। कहां लेते हैं, एक परख नली में। तो एक इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब या परख नली लेते हैं। अब इस परख नली या टेस्ट ट्यूब में हम अंडाणु को लेकर के रखते हैं। तो ये अंडाणु कैसा है, अभी अनिषेचित अंडाणु है। तो चूंकि ऐसी महिला जो कि गर्भाधारण करने में योग्य नहीं है, उस महिला का अंडाणु जो है बाहर निकालते हैं और उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। अब साथ ही साथ क्या करते हैं, इस अंडाणु को हम क्या करते हैं, शुक्राणु के साथ फर्टिलाइज्ड कराते हैं, यानी कि निषेचन कराते हैं। तो देखिए शुक्राणुओं को भी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे कि शुक्राणु और अंडाणु को आपस में लेते हैं और इनके मध्य क्या कराते हैं, निषेचन कराते हैं। यानी शुक्राणु और अंडाणु के मध्य जो निषेचन की प्रक्रिया होगी वो कहां होगी, टेस्ट ट्यूब में होगी और टेस्ट ट्यूब के माध्यम से ही शिशु का निर्माण होगा। तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में हम करते क्या है कि महिला से अनिषेचित अंडाणु को, यानी ऐसा अंडाणु जो अभी निषेचित नहीं हुआ है, उस अंडाणु को बाहर निकालते हैं और पुरुष के शुक्राणु के साथ उसको हम किसी परख नली या टेस्ट ट्यूब में ले जाकर के निषेचन कराते हैं। अब आपको पता है कि निषेचन के बाद क्या होता है। तो देखिए निषेचन जब हो जाता है, निषेचन के पश्चात क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात बनता है जाइगोट और फिर जाइगोट से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो देखिए जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है, आपको पता है। तो जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा उसके पश्चात भ्रूण बनेगा और भ्रूण में लगातार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो 1 से 2 कोशिका वाला भ्रूण बनेगा, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। तो जब 32 कोशिका वाला भ्रूण बन जाएगा, कितनी कोशिका वाला, 32 कोशिका वाला जब भ्रूण बन जाएगा, इस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण का रोपण फिर हम उस स्त्री के गर्भाशय में कर देते हैं जो गर्भाधारण करने में योग्य नहीं थी। अब होगा क्या कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इसके आगे का डेवलपमेंट या विकास जो है महिला के गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में होगा और इसके बाद एक शिशु का निर्माण होगा और इस प्रकार के शिशु को हम कहते हैं परख नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी सिंपल सा है कि हम ऐसी महिला जो कि गर्भाधारण करने में सक्षम नहीं है, उस महिला के अंडाणु को बाहर निकालते हैं और उसको शुक्राणु के साथ मिलाकर के किसी टेस्ट ट्यूब या परख नली में निषेचन कराते हैं। निषेचन के बाद 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है और जिसके बाद हम 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण का जो रोपण है वो महिला के गर्भाशय में कर देते हैं और फिर 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण के जो आगे का डेवलपमेंट या विकास होता है वो महिला के यूट्रस या गर्भाशय में होता है और इस प्रकार से एक शिशु का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परख नली शिशु। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है चिकित्सीय गर्भ समापन या इसको हम एमटीपी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चिकित्सीय गर्भ समापन क्या है या एमटीपी को समझाइए। तो आपको समझना है कि एमटीपी का पूरा नाम होता है, सबसे पहले आपको देखना है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
आप नाम से भी समझ सकते हैं कि मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या है। तो देखिए, गर्भ निरोधक की या आप देखे होंगे कि गर्भ को नियंत्रित करने की कई सारी विधियां हमने आपको कराई है। उसमें से आप देखे थे कि एमटीपी क्या होती है। एमटीपी में क्या होता है, मेडिकल के माध्यम से, मतलब किसी भी ट्रीटमेंट के माध्यम से हम क्या कर देते हैं, गर्भपात करते हैं। यानी कि अगर मेडिकल के माध्यम से किसी भी शिशु का गर्भपात किया जाता है, अर्थात किसी भी स्त्री के अंदर यदि मान लीजिए भ्रूण डेवलप हो रहा है, अब उसका यदि एबॉर्शन किया जाता है चिकित्सा के माध्यम से, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एमटीपी। यानी मेडिकल के माध्यम से, किसी चिकित्सा के माध्यम से अगर एबॉर्शन होता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो देखिए, चिकित्सीय गर्भ समापन जो होती है यह वैधानिक रूप से गर्भपात करा करके भी हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं। यानी कि और कई सारी विधियां हैं, जैसे आपने देखी थी कि कुछ विधियां ऐसी होती है गर्भपात करने की कि गोलियों के माध्यम से भी क्या किया जा सकता है, गर्भपात किया जा सकता है। इसके अलावा यदि चिकित्सा के माध्यम से, इंस्ट्रूमेंटों के माध्यम से यदि भ्रूण को क्षतिग्रस्त करके उनको बाहर निकाला जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे चिकित्सीय गर्भ समापन। अर्थात चिकित्सा के माध्यम से यदि गर्भ को समाप्त किया जाता है तो इसे हम कहते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन, या इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को अगर मेडिकल के माध्यम से खत्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या हम बोलते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन। देखिए, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है तो इसके लिए शासकीय चिकित्सालयों में, जो शासकीय चिकित्सालय हैं यानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वहां पे इसकी हालांकि फ्री सुविधा भी उपलब्ध होती है, लेकिन यह हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। अगर बार बार मान लीजिए गर्भपात कराया जाता है तो यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। इस कारण से गर्भाधारण को रोकना ही सबसे सही विधि हो सकती है। अर्थात गर्भाधारण को पहले से ही रोका जा सके, यह सबसे सरल विधि है जनसंख्या नियंत्रण की या गर्भ को धारण करने से पहले ही रोकने की। तो चिकित्सीय गर्भ समापन में यदि कई बार चिकित्सा के माध्यम से गर्भ समापन या गर्भपात या एबॉर्शन कराया जाता है तो इससे महिला के स्वास्थ्य पर भी खतरा हो सकता है। तो इस कारण से इसके अलावा जो वैधानिक विधियां हैं उन विधियों को अपनाते हुए ही गर्भपात कराने से बचना चाहिए, क्योंकि बार बार गर्भपात होने से स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो चिकित्सा के माध्यम से अगर गर्भ को समाप्त किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन। और एक चीज और आपको याद रखना है कि किसी भी आप जन्म नियंत्रण की विधियों को यदि अपनाते हैं तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के आपको किसी भी प्रकार से जो चिकित्सीय गर्भ समापन है या इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण की कोई भी विधियां हैं, आप इसको यदि अपना रहे हैं तो उसके पहले आपको एक बार डॉक्टर से जरूर विचार विमर्श कर लेना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, क्या गर्भ निरोधक का उपयोग न्यायोचित है, कारण बताइए। यहां पे आपसे पूछा गया है कि गर्भ निरोधक दवाओं का जो हम उपयोग करते हैं क्या ये न्यायोचित है, मतलब क्या ये कदम सही है कि नहीं है। तो ये देखिए, इसका राइट आंसर आपको समझना पड़ेगा कि भारत में देखिए जो जनसंख्या नियंत्रण है ये काफी जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण आप देखेंगे कि अत्यधिक होने के कारण कई सारी संकट या कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। अर्थात जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो जनसंख्या नियंत्रण जो है इसके कई सारी विधियां हैं। जनसंख्या नियंत्रण की विधियों को अपनाते हुए यहां पे आपको देखना है कि गर्भ निरोधकों का उपयोग, मतलब गर्भ निरोधकों को, गर्भ को समाप्त करने वाले जो तकनीकें हैं इनका उपयोग क्या सही है कि नहीं। तो देखिए होगा क्या कि गर्भ निरोधक जो है इनका उपयोग न्यायोचित होता है, बिल्कुल। अर्थात गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, न्यायोचित है, सही भी है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि इसके उपयोग से परिवार को सीमित किया जा सकता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। परिवार को सीमित रखा जा सकता है गर्भ निरोधक दवाओं का उपयोग करके। फिर इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन गर्भ निरोधकों के उपयोग से यौन संचारित रोगों से भी बचा जा सकता है। यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो होती है, यौन संक्रमित जो रोग होते हैं उनसे भी बचा जा सकता है। किसका प्रयोग करके? तो जो भी वैधानिक विधियां हैं, जो भी गर्भ निरोधकों की विधियां हैं, अर्थात जनसंख्या नियंत्रण की जितनी भी विधियां हैं उन विधियों को अपना करके
हम बच सकते हैं जनसंख्या वृद्धि से, और जनसंख्या वृद्धि से अगर बच जाते हैं तो कई सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि जो एसटीडी होती है, इससे भी बचा जा सकता है अगर जनसंख्या नियंत्रण की विधियों को अपनाया जाता है। तो गर्भ निरोधकों का यदि हम उपयोग करेंगे तो इससे यौन संक्रमित रोग होने का खतरा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि गर्भ निरोधक गोलियों का या गर्भ निरोधक कई सारी तकनीकें हैं, उनका उपयोग करने से ये बिल्कुल न्यायोचित है, क्योंकि इनको अपनाना जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का ये एक प्रमुख कदम है। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक परिपक्व परागकण का नामांकित चित्र बनाना है। तो परागकण जो होता है इसको हम पोलन ग्रैंड भी कहते हैं, या इनको हम लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। जब हम बात करते हैं परागकण की संरचना की, तो परागकण की संरचना में मुख्य रूप से दो भित्तियां होती है। परागकण की संरचना में एक होती है बाह्य भित्ति और दूसरी होती है आंतरिक भित्ति। इनके अंदर पूरे के अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, और फिर उस कोशिका द्रव्य में एक आगुणित केंद्रक भी पाया जाता है। तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे परागकण की संरचना का डायग्राम बनाना, आपको यहां पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको परागकण की संरचना यदि बनानी है तो एक आपको ऐसे सर्कल बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको एक सर्कल बनाना है। तो इस प्रकार से आपने एक सर्कल बना लिया। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, अब इसके बाद देखिए, ये तो हो गई हमारी आंतरिक लेयर। अब इस प्रकार से आपको एक बाहरी लेयर बना देना है। किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो देखिए, ये हमारे पास एक परागकण का नॉर्मल सा डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे कि परागकण की जो भित्ति होती है, इसमें दो भित्तियां होती है। परागकण की जो बाहरी वाली भित्ति होती है, परागकण की इस बाहरी भित्ति को हम क्या कहते हैं, परागकण की इस बाहरी भित्ति को हम कहते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्साइन। ये आपको याद रखना है। पेपर में कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि परागकण की बाह्य भित्ति क्या कहलाती है, तो परागकण की भित्ति एक्साइन कहलाती है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं बाह्य चोल। क्या बोलते हैं इसको हम, हिंदी में इसको हम बोलते हैं बाह्य चोल। तो परागकण की बाहरी भित्ति एक्साइन कहलाती है या बाह्य चोल कहलाती है। जो आंतरिक वाली भित्ति होती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसको हम बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इंटाइन, या हिंदी में इसको आप बोल सकते हैं अंतःचोल। तो आपको सबसे पहले तो परागकण की संरचना बनाना है, तो ये ध्यान में रखना है कि एक आपको बाहरी लेयर बनानी है, बाहरी भित्ति बनानी है, और बाहरी भित्ति जो है इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर इसमें पूछा जाता है कि परागकण की बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है। तो परागकण की जो बाहरी भित्ति होती है, ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि परागकण की बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। तो देखिए, यहाँ पे परागकण की संरचना में दो भित्ति होती है, एक्साइन और इंटाइन। फिर परागकण की संरचना के अंदर आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जगह में इस प्रकार से कोशिका द्रव्य भरा होता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि परागकण की संरचना के अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है पूरा का पूरा, और इस कोशिका द्रव्य के अंदर आप देखेंगे कि एक अगुणित केंद्रक जो है इस प्रकार से मौजूद होता है। तो ये हमारे पास एक परागकण की संरचना बनके तैयार हो चुकी है। तो इसका भी आप नामकरण कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, कोशिका द्रव्य, यानी इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये आप देख सकते हैं इजली कि ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमारा अगुणित केंद्रक होता है। तो इसका नाम क्या है यहाँ पे, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो ये केंद्रक होता है, ये देखिए। तो ये परागकण की संरचना में आपको याद रखना है कि बाहरी दो भित्तियां होती है, एक्साइन और इंटाइन, और फिर इसके बाद पूरी की पूरी जो परागकण की संरचना है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है, जिसमें एक अगुणित केंद्रक होता है। ये केंद्रक कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। जो बाहरी भित्ति होती है ये कटीली होती है। कैसी होती है, कटीली होती है। इसीलिए हमने जगह जगह पे नुकीली संरचना बनाई है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, क्योंकि बाहरी भित्ति क्या होती है, नुकीली होती है, और इस पर जगह जगह कंटक पाए जाते हैं, यानी कि कांटे पाए जाते हैं। आप देखेंगे कई जगह से इस प्रकार से ये जो परागकण की बाहरी भित्ति होती है, एक धसी हुई संरचना दिखाई देती है आपको जगह जगह पे, जिसको हम बोलते हैं जर्मपोर। इनको हम क्या बोलते हैं, जर्मपोर। तो ये आपको याद रखना है, जर्मपोर।
तो परागकण की संरचना आपको ध्यान रखनी है, दो भित्तियां होती है, एक्साइन और इंटाइन। इसके अलावा पूरी की पूरी परागकण की संरचना के अंदर कोशिका द्रव भरा होता है, जिसमें एक अगुणित यानी कि हैप्लॉइड केंद्रक होता है और जर्मपोर होता है। यह है एक परिपक्व परागकण की संरचना। तो इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक स्पष्ट एवं स्वच्छ चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशीय व 8 न्यूक्लिएट मतलब 8 केंद्रक वाली अवस्था की व्याख्या कीजिए। यानी आपको यहां पे एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाना है, और जो डायग्राम आपको बनाना है वो किसका डायग्राम है, तो एक भ्रूण कोश की संरचना है, या जिसको आप बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद। तो मादा युग्मकोद्भिद यानी कि आपको बनाना है भ्रूण कोश की या एम्ब्रियो सैक की एक स्ट्रक्चर या संरचना। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको देखना है, यहां पे आपको संरचना बनानी है। देखिए ये हमारे पास एक संरचना होती है किसकी, भ्रूण कोश की। तो ये भ्रूण कोश की संरचना है। इस भ्रूण कोश की संरचना में आप देखेंगे कि पूरी की पूरी भ्रूण कोश की संरचना के अंदर 7 कोशिकाएं नजर आती है। कितनी कोशिकाएं होती है, इस प्रकार से 7 कोशिकाएं होती है। तो देखिए अब आपको यहां पे 7 कोशिकाएं नजर आ रही है। ऊपर साइड 3 कोशिकाएं हैं, 1 2 3, ये 3 कोशिकाएं हैं। इनको आप इजिली देख सकते हैं, ये 3 कोशिकाएं हैं। तो यहां पे आप जब भी देखेंगे इस प्रकार से, यहां पे आपको देखना है कि जो पूरी की पूरी ये संरचना होती है, इसमें कितने कोशिकाएं होती है, 3 कोशिकाएं होती है। कितनी कोशिकाएं होती है, 3 कोशिकाएं होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो ऊपर साइड है कितनी कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाएं हैं। तो पूरे के पूरे भ्रूण कोश की संरचना के अंदर आपको इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी दिखाई देंगी, 7। अब आपको देखना कौन कौन सी 7 सेल होती है यहाँ पे, यानी कि 7 कोशिकाएं होती है। तो देखिए ऊपर साइड 3 कोशिकाएं आपको नजर आ रही है, 1 2 3, ऊपर साइड 3 कोशिकाएं हैं। इन तीनों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं इनको हम, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ये आपको याद रखना है। ऊपर की 3 कोशिकाएं होती है जो जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो आपको प्रतिमुखी कोशिका भी लिख सकते हैं आप इसका नाम। फिर यहां पे आप देख सकते हैं कि एक बीच में ये पूरी की पूरी सेल है। तो बीच वाली इस सेल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, यानी इसको हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। इसको हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका, या आप इसको सेंट्रल सेल भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, केंद्रीय कोशिका। फिर आप देखेंगे कि नीचे साइड यहां पे 3 कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है। एक कोशिका बड़ी दिखाई दे रही है और दो कोशिकाएं कैसी है, छोटी छोटी है। तो ये जो बड़ी वाली कोशिका होती है इसको हम बोलते हैं एग सेल, यानी कि अंड कोशिका। इसको हम क्या बोलते हैं, एग सेल। और एग सेल के साइड में जो दोनों कोशिकाएं होती है इसको हम बोलते हैं सिनर्गिड सेल, यानी कि सहायक कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं आप कह सकते हैं। तो इनको आप कह सकते हैं सिनर्गिड सेल, या आप लिख सकते हैं सहायक कोशिका। हिंदी में आप लिखेंगे तो सहायक कोशिका लिखेंगे, इंग्लिश में आप लिखेंगे तो लिखेंगे सिनर्गिड सेल। तो इस प्रकार से आप इंग्लिश में लिखेंगे तो सिनर्गिड सेल लिखेंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, 7 हो गए यहां पे। तो 7 कोशिका वाला और 8 केंद्रक वाला हमको भ्रूण कोश की संरचना बनानी है। तो अब आपको 8 केंद्रक भी यहां पे समझना पड़ेगा। तो देखिए 3 केंद्रक ऊपर की ओर, तीनों कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक हो गए, और 2 केंद्रक होते हैं यहां पे बीच में, और इन दोनों केंद्रकों को हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक। क्या बोलते हैं इनको हम, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इनको हम पोलर न्यूक्लियाई या इनको हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक। तो इनको हम ध्रुव केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और नीचे की ओर जो तीनों कोशिकाएं हैं इनके अंदर एक एक केंद्रक। तो टोटल नंबर ऑफ केंद्रक कितने हो गए, यानी न्यूक्लियस कितने हो गए, तो 8 हो गए। ऊपर की तीनों कोशिकाओं में एक एक केंद्रक, नीचे की तीनों कोशिकाओं में एक एक केंद्रक, तो 6 केंद्रक हो गए। और बीच में 2 केंद्रक, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए, 8। तो आपको याद रखना है कि एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना जब भी आप देखेंगे उसमें आपको 8 जो है कोशिकाएं, 8 केंद्रक नजर आएंगे और 7 कोशिकाएं नजर आती है। तो इस प्रकार से आपको एक डायग्राम तैयार कर लेना है किसका, भ्रूण कोश का, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। तो उत्परिवर्तन को देखिए हम बोलते हैं इंग्लिश में म्यूटेशन। म्यूटेशन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पर 2 नंबर में कई बार अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जीवों के जो भी अनुवांशिक गुण होते हैं उनमें अचानक यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन आपको समझना, म्यूटेशन होता क्या है, तो यह समस्त जीवों में विभिन्नता का प्रमुख स्रोत है। क्योंकि अब जीवों के अनुवांशिक गुणों में यदि अचानक कोई परिवर्तन आएगा
तो उनमें विभिन्नताएं तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, वेरिएशन तो मिलेंगे ही। तो इस प्रकार से म्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी भी आनुवांशिक गुणों में होने वाला अचानक परिवर्तन। अब यहां पे दो चीजें हैं आपको इंपॉर्टेंट जो कि आपको समझना है। अगर मान लीजिए कायिक कोशिकाओं के अंदर, वेजिटेटिव सेल्स के अंदर अगर उत्परिवर्तन होता है तो ये कोशिकाएं वंशानुगत प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगर किसी भी कायिक कोशिका के अंदर मान लीजिए उत्परिवर्तन होता है तो ये कभी भी वंशागति प्रदर्शित नहीं करती हैं। वंशागति का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो लक्षण आपको दिखाई नहीं देंगे। मतलब यहां पे सीधी सी बात है कि अगर कायिक कोशिकाओं के अंदर यदि उत्परिवर्तन होता है तो ये वंशानुगत नहीं होते हैं, ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी जनन कोशिका के अंदर, किसी भी जनन कोशिका के अंदर यदि उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होता है तो वो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, अर्थात वंशानुगत होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्परिवर्तन क्या होता है। जीवों के आनुवांशिक गुणों में अचानक यदि कोई परिवर्तन आता है, अचानक यदि कोई चेंजेस आता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन का मतलब है अचानक होने वाला परिवर्तन। और यदि कायिक कोशिकाओं के अंदर परिवर्तन होता है तो यह वंशानुगत नहीं होता है, और जनन कोशिकाओं के अंदर यदि कोई म्यूटेशन होता है तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम क्या है। तो टर्नर सिंड्रोम देखिए क्या होता है, आनुवांशिक अनियमितता के कारण पैदा हुई एक विकृति है। देखिए जीवों के अंदर आप देखेंगे, स्पेशली ह्यूमन की यदि हम बात करते हैं तो आप देखे होंगे कि कोशिकाओं के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। उन 23 जोड़े गुणसूत्रों में से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो तो समान होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र, तो उसमें आप देखेंगे कि जो 23वां जोड़ा होता है उसमें 2 की बजाय एक ही गुणसूत्र बचता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अगर इस लक्षण से या इस संरक्षण से कोई भी व्यक्ति है उसकी द्विगुणित कोशिका में 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इस लक्षण में आप देखेंगे कि कोई भी यदि व्यक्ति है या कोई भी महिला है, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम की यदि हम बात करते हैं तो यह सिंड्रोम स्पेशली महिलाओं में होता है। तो टर्नर सिंड्रोम के कारण क्या हो जाता है, आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं किसी भी फीमेल के अंदर वो होते हैं 46। अब 46 में से देखिए जो 22 जोड़े होते हैं ये तो क्या होते हैं, समान होते हैं। महिलाओं के अंदर जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है, XX गुणसूत्र होता है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश क्या हो गया कि मान लीजिए यदि एक गुणसूत्र की या एक क्रोमोसोम की क्या हो गई, मोनोसोमी हो गई। मोनोसोमी का मतलब होता है कि जोड़े में यदि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो इस दशा को हम बोलते हैं मोनोसोमी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो महिला का लिंग गुणसूत्र होता है, यानी महिला के जो लिंग गुणसूत्र के जोड़े होते हैं वो क्या होते हैं, XX होते हैं। तो महिला के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, उसमें से यदि एक X गुणसूत्र की मोनोसोमी हो जाती है अर्थात कमी हो जाती है तब टर्नर सिंड्रोम जो है उत्पन्न हो जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम में कोई भी जो महिला है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने बचेंगे, 45, यानी एक क्रोमोसोम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस दशा को हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। तो मोनोसोमी के कारण एक गुणसूत्र कम हो जाता है लिंग गुणसूत्र में। तो टर्नर सिंड्रोम में आपको याद रखना है कि इस सिंड्रोम से ग्रसित यदि कोई महिला है तो उसमें 46 की बजाय 45 गुणसूत्र ही बचते हैं। जो उसका लिंग गुणसूत्र होता है उसमें से एक X क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, मोनोसोमी हो जाती है। तो इस प्रकार से टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। अब यहां पे पूछा गया कि टर्नर सिंड्रोम के 3 लक्षण बताना है आपको। अगर किसी भी महिला के अंदर मान लीजिए टर्नर सिंड्रोम हो गया है, अर्थात कोई भी फीमेल टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है, तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो लक्षण है वो ये है कि अगर इससे ग्रसित कोई भी मादा है तो उसके अंडाशय जो हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं, यानी ओवरी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। तो जब ओवरी ही अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी तो इस प्रकार से वह महिला जो है बांझ होती है, यानी कि बंध्यता या बांझपन का शिकार होती है। तो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित अगर कोई महिला है तो उसके बच्चे भी नहीं होते हैं, अर्थात महिला जो है बांझ होती है, बंध होती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि पहला लक्षण क्या है कि अगर टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित कोई महिला है तो उसके अंदर जो है अंडाशय विकसित नहीं हो पाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्या है कि अगर इससे ग्रस्त कोई मादा है तो उसमें स्तन जो है कम विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि स्तन ग्रंथियों का विकास भी कम हो पाता है अगर कोई महिला
के अंदर टर्नर सिंड्रोम है, तो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला जो है उसमें स्तनों का विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स या लक्षण क्या है कि अगर इससे ग्रस्त कोई मादा है तो उसकी जो गर्दन होती है वो जाल युक्त तथा छाती जो है चौड़ी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या लक्षण है, इसको भी आपको तैयार रखना है। तो तीनों के तीनों लक्षण आपको ध्यान में रखना है टर्नर सिंड्रोम के, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परजीवी जीवाणु क्या होते हैं और किसी एक का उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि परजीवी जीवाणु, इनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ट्रांसजेनिक जीवाणु का मतलब क्या है, अगर कोई मान लीजिए जीव है, अब उस जीव के अंदर जो उसके जीनोम होते हैं उनमें किसी दूसरे व्यक्ति के जीनोम को ला करके या जीनों को ला करके समावेश करा दिया जाए और एक नए प्रकार के जीव का निर्माण किया जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऐसे जीवों को हम कहेंगे ट्रांसजेनिक जीव, या हम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव भी कह सकते हैं, यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। तो यहां पे पूछा गया परजीवी बैक्टीरिया, यानी कि आपसे पूछा गया ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो मान लीजिए यहां पे आपको देखना है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त या बाहरी जीन व्यवस्थित होता है। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, अब उस बैक्टीरिया के अंदर ऑलरेडी तो जीन उपस्थित होंगे, लेकिन उस बैक्टीरिया के अंदर जो उसका डीएनए है, उसके डीएनए में मान लीजिए कोई बाहरी जीन आकर के, कोई फॉरेन जीन आकर के प्रवेश कर जाता है, और इस प्रकार से यदि एक नए प्रकार के बैक्टीरिया का निर्माण या डेवलप होता है तो उसे हम कहते हैं परजीवी बैक्टीरिया, यानी कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि परजीवी जीवाणु जो होते हैं ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या ऐसे जीवाणु होते हैं जिनके डीएनए में किसी बाहरी जीन का समावेश कराया जाता है और फिर एक नए प्रकार का बैक्टीरिया डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं परजीवी बैक्टीरिया या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है इकोलाई। इकोलाई काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि इकोलाई जो है, इकोलाई बैक्टीरिया जो है यह एक परजीवी जीवाणु होता है जो कि मधुमेह या डायबिटीज रोग के निदान के लिए इंसुलिन उत्पन्न करता है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करना है। देखिए हमारे जो अग्नाशय होता है, पैंक्रियाज होता है, वहां पे यदि इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज या शुगर रोग। तो डायबिटीज या शुगर के निदान के लिए इंसुलिन का भी उत्पादन कौन करता है, तो इस इकोलाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और ये इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है यह एक प्रकार का परजीवी बैक्टीरिया होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो इंसुलिन अणु होता है, इस इंसुलिन अणु में दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, यानी दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के इंसुलिन बना होता है, जिसमें एक श्रृंखला ए होती है यानी ए चैन होती है और दूसरी होती है श्रृंखला बी। तो ए चैन और बी चैन दो श्रृंखलाओं से मिलकर के इंसुलिन बना होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का। तो इंसुलिन जो है यह क्या काम करता है, यह डायबिटीज को कम करने का काम करेगा। तो डायबिटीज या शुगर के लिए जो इंसुलिन का उत्पादन है वो कौन करता है, इकोलाई बैक्टीरिया। और इकोलाई बैक्टीरिया क्या होता है, एक परजीवी जीवाणु होता है। देखिए इंसुलिन की जो दोनों चैन होती है, श्रृंखलाएं होती है, इनका जब हम जैव संश्लेषण यानी कि बायोसिंथेसिस करते हैं तो इसमें से एक एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का प्राप्त इंसुलिन के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये परजीवी जीवाणु क्या होते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके डीएनए में हम एक नए प्रकार के जीन का समावेश कराते हैं, फॉरेन जीन का प्रवेश कराते हैं और एक नए प्रकार की बैक्टीरिया डेवलप कराते हैं, जिससे जो उत्पन्न बैक्टीरिया है वो क्या कहलाएगी, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया या परजीवी जीवाणु कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डीएनए लाइगेज क्या होता है। तो डीएनए लाइगेज देखिए नाम से स्पष्ट है, डीएनए लाइगेज आप पढ़े हैं चैप्टर 5 में। डीएनए लाइगेज एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं जिनका उपयोग हम आपस में डीएनए का, मान लीजिए कोई भी ऐसा खंड है जो कि आपस में टूट करके अलग हो गया है। डीएनए चूंकि डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विकुंडलित संरचना होती है, उसमें से मान लीजिए वो दो कुंडलित संरचना अगर किसी भी कारणवश टूट गई है कई अलग अलग जगहों से, तो यहां पे आप देखेंगे कि इस प्रकार से डीएनए के अणु जो है टूट टूट करके यदि अलग हो जाते हैं तो उनको जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। तो डीएनए लाइगेज एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं जिनका काम होता है डीएनए के अणुओं को आपस में जोड़ना। तो डीएनए के अणु यदि आपस में टूटे हुए हैं तो उनको जोड़ करके इकट्ठा कौन करता है, डीएनए लाइगेज। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है टीआई प्लाज्मिड क्या है। देखिए टीआई प्लाज्मिड की यदि हम बात करते हैं तो यह एक प्रकार का प्लाज्मिड होता है जो कि विशिष्ट प्रकार का प्लाज्मिड होता है और यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं में पाया जाता है।
तो आपको याद रखना है कि टीआई प्लाज्मिड जो है एक विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर यानी कि द्विबीजपत्री पादपों के अंदर ये संक्रमण उत्पन्न करते हैं और संक्रमण के कारण रोग उत्पन्न करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पे जितने भी क्वेश्चन हमने कहा है आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।